दक्षिण भारत की डॉक्टर उषा किरण दुबई में रहती हैं और आधुनिक शल्य चिकित्सा से महिलाओं का उपचार करती हैं। वर्ष में एक बार डॉक्टर उषा किरण भारत आती हैं और महिला रोगियों का उपचार करती हैं। संपूर्ण महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज आई डॉक्टर उषा किरण भिवानी पहुंची और 2 दिन तक रोगियों का उपचार किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आधुनिक शल्य चिकित्सा से ओपन सर्जरी की बनस्पत कम समय लगता है और रोगी को बेहतर होने में भी कम समय लगता है। डॉक्टर उषा किरण ने कहा कि आने वाला समय और भी अत्याधुनिक होगा और रोबोट सर्जरी के माध्यम से रोगियों का उपचार संभव हो जाएगा। डॉक्टर उषा किरण डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज के आग्रह पर भिवानी आई थी। कि ये भिवानी पहली विजिट है और मेरी भी कोई जान पहचान नहीं थी इनके साथ, और हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं डॉक्टर सोमशेखर दावनगिरी में, जहाँ मेरा बेटा पढ़ा था ना, वो मुझे भी उनकी यूनिट में उनके साथ काम करने का मौका लगा एज ऑनररी प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, और वो डॉक्टर साहब के क्लास वाले थे। तो डॉक्टर सोमशेखर ने एक बार मेरे को कहा कि एडवांस्ड गायनी सर्जरी जो लेप्रोस्कोपी होती है उसके लिए डॉक्टर साहब हर साल इंडिया में आती हैं और यहाँ पे चैरिटी करती है। शी इज ट्रेन्ड इन यूनाइटेड किंगडम कार्डिफ में, और शी हैज वर्कड एट मैनी प्लेसेस इन यूके एंड नाउ शी इज अल्टीमेटली शी इज इन दुबई। शी हैज वर्कड इन बॉम्बे आल्सो, शी हैज वर्कड इन सो मेनी प्लेसेस। मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, मेरी भी मतलब ये पहली मुलाकात थी, but I found her a very very nice and competent surgeon, very cool surgeon, having lot of patience. वो surgeons के ना क्वालिटी क्या होती है, eagle's eyes and lion's heart and lady's fingers, तो वो सारी क्वालिटीज डॉक्टर साहब में हैं। मैंने अभी जो भी ऑपरेशन इन्होंने 3 साल देखे और I enjoyed her। ये टेलीफोन पे वार्तालाप हुआ, फिर इन्होंने बताई कि ये डेट्स हैं, और ये दुबई से आई और इन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई, स्नान किया, और फ्लाइट बहुत लेट हो गई, और फिर भी ये अल्टीमेटली चाहे लेट ये पहुंची, और 2 दिन तक शी परफॉर्म्ड ऑल कम्प्लेक्स लेप्रोस्कोपी। आपने बताया जी ईगल आइज, lion eyes, lion's heart and lady's fingers. These are the qualities of a good surgeon. और a good surgeon should have good patience also. और मैं भगवान ने मुझे बहुत पेशेंस दिया है, पर मैंने कुछ सर्जन ऐसे देखे जिन्होंने मेरे से ज्यादा पेशेंस। जैसे अनुज डांगी है, हमारे डॉक्टर डांगी का बेटा, और मैं 1 महीना उसके पास उसके घर में रह के आया एबरडीन में। एबरडीन इज नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, तो लॉट ऑफ पेशेंस मैंने देखा, भी मेरे से भी ज्यादा पेशेंस अनुज डांगी, और वो जब भी यहाँ पे आता था। मैं साउथ इंडिया से आती हूँ और MBBS मैंने मैसूर मेडिकल कॉलेज से किया एंड MD ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से किया। उसके नंतर मैं 2 बरस केरला में काम कर रही थी एंड देन आई वेंट टू यूके में 16 इयर्स तक थी मैं, और फॉर माय फादर वाज नॉट वेरी वेल, सो आई हैड टू मूव बैक टू इंडिया फॉर फ्यू इयर्स, जो मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में ऑनररी। एंड उसके बाद में हम अभी 2016 से दुबई में। सो डॉक्टर बनना, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप पहले से सोच के बने क्या, डॉक्टर बनने की क्या कारण थी। लॉट ऑफ पीपल हैव पर्टिकुलर रीज़न फॉर बिकमिंग ए डॉक्टर। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। घर पे मेरी बहन है जो भी गायनी ऑन्कोलॉजी रोबोटिक सर्जन है, यूके में है, तो पहले से फैमिली में बोला जाता था कि तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी करती है, यू नो देयर वाज ऑलवेज तारीफ उसके बारे में, उसकी जैसे बनो, उसकी जैसे बनो। दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई हर्ड थ्रू आउट, फ्रॉम स्कूल टू होम टू एवरीवेयर। सो मैं उसकी जैसे बनती गई।
शी वेंट टू MBBS, सो मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, उसकी जैसे बनना है तो मैंने MBBS किया। उसने MD गायनी की, मुझे लगा कि उसकी जैसा बनना है, वही किया मैंने। एंड देन शी ब्रांच्ड आउट इनटू ऑन्कोलॉजी, कैंसर सर्जरी। कैंसर सर्जरी मुझे ऐसा लगा इमोशनली वेरी इंटेंस फील्ड है, जिधर बहुत सारा दुख दर्द होती है, तो मुझे लगा मुझे वो देखना नहीं है। So I felt that I probably will choose something where I can make patients, I can cure patients rather than struggling with patients sometimes where you can't cure. So that was the reason I branched out at that point of time. And मैं डिलीवरीज वगैरह भी करती थी, अभी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा सर्जिकल वर्कलोड बहुत होती है। वो छोड़ दिया है मैंने लास्ट 4-5 ईयर्स से, अभी खाली सर्जिकल वर्क ही करती हूँ मैं। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो मैंने ट्रेनिंग यूके में चालू किया, तभी तो इट वाज स्टिल इन द वेरी बिगिनिंग। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तभी, की होल सर्जरी जो बोलते हैं हम, दूरबीन वाले, तो तभी इट वाज जस्ट इन इट्स नेसेंट स्टेजेस, चालू ही हुआ था, लोग कर रहे थे, एडवांस हो रहा था। बट फ्रॉम दैट टाइम टू लेट्स से इन 2000 to 2024, 25 now, 25 years, the technology, the amalgamation of medicine and technology is what you get to see in laparoscopy. कि अपने टेक्नोलॉजी को कैसे मेडिसिन को एडवांस कर दिया है, कि किस हद तक एडवांस कर दिया है, तो दैट इज़ एन अमेजिंग फैक्टर। सो laparoscopy has immensely changed from the time that I have started learning laparoscopy to now what we are doing, because of the machinery that is available to do the laparoscopy. आजकल तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ओपन सर्जरी हार्डली होता है। कैंसर सर्जरीज, सम ऑफ देम आर स्टिल बीइंग डन ओपन, बट मेजॉरिटी ऑफ द नॉन कैंसर सर्जरीज, 99% ऑफ द नॉन कैंसर सर्जरीज लैप्रोस्कोपिकली किया जाता है। लैप्रोस्कोपी का एडवांटेज ये है कि छोटे छोटे से की होल होता है, कि छोटे कट होते हैं, उसके वजह से सर्जरी का जो रिकवरी पीरियड होता है बहुत ईजी हो जाता है पेशेंट्स के लिए, टू गेटिंग बैक टू योर रूटीन लाइफ, गेटिंग बैक टू वर्क, ऑल दैट। आपके पेट में बड़ा चीरा नहीं है तो रिकवरी बहुत ईजी हो जाता है, पेन कम हो जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट लैप्रोस्कोपी, जो विच कम्स फ्रॉम मेनली, which is actually promoted by doctors who do open surgeries and who haven't trained for laparoscopic surgery, क्योंकि उनके ज़माने में laparoscopic surgery आए नहीं थे। Everybody is not as open-minded and advanced thinking as Dr. Bharadwaj. People who are old timers are like, नहीं laparoscopic surgery वगैरह नहीं, open कर लो, बड़ा easy है, बड़ा अच्छा है, आपके लिए कोई complication नहीं होते। So there are a lot of doctors who will promote open surgery because they themselves don't do it or they have not been exposed to it. But laparoscopic surgery at the end of the day is the best way that you can do any surgery. Because अगर आप laparoscopically कर नहीं पाते तो अपना पास default है ही है open surgery, वो कभी भी कर सकते हैं। But it is as safe and in fact people say कि open surgery में हम बड़ा सा open करते हैं abdomen को तो सब कुछ दिखता है, तो आपको better दिखेगा, तो safety ज़्यादा है। नहीं, in fact actually laparoscopy में आपको better दिखती है, क्योंकि आपकी जो कैमरा है, इट गिव्स यू पैनोरामिक व्यू। सो आप जो अभी टू कंपेयर इट टू ए सिंपल थिंग, कि आप अगर अपने नजरिया से जो देख रहे हैं, आप जो कैप्चर कर सकते हो आपके आईज और आपके ब्रेन से, आप पहले सोचते थे वही अच्छा है, बट आजकल कैमरा में आप क्या कैप्चर कर सकते हो, आप आपके दिमाग और आईज के बियॉन्ड आप यू कैप्चर सो मेनी थिंग्स, एंड आप सोचेंगे अरे ये था सीनरी, मुझे तो समझा ही नहीं जब भी देख रहा था मैं, ऐसा होता है। तो सिमिलरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपका विजन एंड 360 डिग्री व्यू होता है। एंड नाउ तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हैज एडवांस्ड इनटू रोबोटिक सर्जरी, सो दैट इज इवन बेटर, बिकॉज टेक्निकली आपकी जो हैंड मूवमेंट्स थे, एक लिमिटेड मूवमेंट होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। रोबोटिक में आपके हैंड कैसे भी कोई भी डायरेक्शन में घूम सकता है, क्योंकि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एट द एंड ऑफ द डे। सो उस वजह से प्रिसीजन बेटर हो गया है, सेफ्टी बेटर हो गया है। So science is advancing, surgery is advancing, and I'm very glad to have started. I'm 58 now. To started in the times of open surgery and progressed and seen the advance of laparoscopic surgery and getting on to robotic surgery. Sometimes I wonder what is more to come. आपने जो imagine ही नहीं किया था medicine में, science में, वैसी चीज़ देखने को मिल रहा है। With the AI coming into picture, it is going to go completely beyond the perimeter of whatever we have imagined so far. And भिवानी में आने की मौका मुझे, जैसे डॉक्टर भारद्वाज ने मेंशन किया,
मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर सोमशेखर करके, मेडिकल स्कूल के फ्रेंड हैं, उनके थ्रू इनकी इंट्रोडक्शन हुई। मैं अभी लास्ट फ्यू इयर्स से आई बीन डूइंग दिस फ्री चैरिटी कैंप्स इन वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, जैसे कि कारगिल और लेह में करती हूँ। रॉबर्ट्सगंज करके एक प्लेस है वाराणसी के नज़दीक, वहाँ जाती हूँ। छत्तीसगढ़ में भी गई हूँ। सो बेसिकली मेरा रीज़न फॉर डूइंग एनी ऑफ दिस इज़ हाँ, वेरियस हालात के वजह से मैं एक्चुअली आई एम नॉट इन माई ओन कंट्री एट द मोमेंट, which is a disadvantage, but to a large extent it's an advantage that I'm in a different country because I have the independence to travel anywhere and provide service anywhere that I want to. मैंने MBBS करते वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किया थ्रू ए मेरिट सीट, एंड यू वोंट बिलीव इट, हमारा कॉलेज का फीस था 445 रुपीज़ फॉर 1.5 years. So I got my medical degree for 1,500 rupees, less than 1,500 rupees. And I value it to a large extent because जो इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे मेडिकल डिग्री दी है 1,500 रुपीज़ में, that has taken me to a place when I went to UK, I was not standing in shoulder to shoulder with people. I was much above them, even the UK graduates. So the education, that basic education that I got from India, I feel there is no way that I can repay it. उसकी वैल्यू 1,500 नहीं है. So my aim has been to try and give back to the country, and I choose places when I go for camps in places. This is the first time I've come to actually a private hospital where Dr. Bharadwaj is trying to do something different. But usually I go to remote places, as I said, like Kargil, where पेशेंट्स गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, डॉक्टर्स भी हैं, बट डॉक्टर्स में स्किल्स कम है क्योंकि वो जगह पे रुक गए हैं, उनकी मौका नहीं मिली है ट्रेन करने के लिए फर्दर, सो दे कैन नॉट प्रोवाइड सर्टन एडवांस सर्विसेज. सो उस वजह से पेशेंट्स को श्रीनगर वगैरह जाना पड़ता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 7-8 घंटा होता है. एंड एक औरत का सर्जरी करने के लिए आप श्रीनगर जाओगे, औरत अकेली तो जाएगी नहीं, उसके साथ उसके आदमी भी जाएगा, उसको देखभाल करने के लिए दूसरी एक घर की औरत जाएगी. तो सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस आर वेरी लार्ज. दे डोंट गो गेट सर्जरी, एक दिन में सर्जरी करके वापस नहीं आएंगे, उधर रुकना पड़ेगा उन्हें 15 दिन 20 दिन. सब करते आते वक्त आदमी की जॉब चली जाती है क्योंकि उतना दिन की छुट्टी नहीं है, नहीं तो पगार नहीं रहती है, घर पे बच्चे के लिए देखभाल करने वाले कोई नहीं होता है. तो देर इज अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेज. इट्स नॉट जस्ट द एक्ट ऑफ डूइंग द सर्जरी, प्लेसिंग योरसेल्फ फ्रॉम ए प्लेस. एंड माई थीम हैज बीन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग एट योर डोर स्टेप. मैं पहली बार जब भी कारगिल में कैंप किया तभी आई डिड फिनिश द सर्जरीज, आई केम आउट ऑफ द ओटी. देयर वर एटलीस्ट अबाउट 200 पीपल स्टैंडिंग इन द हॉल, क्राउडेड एंड वेरी नॉइसी. मैं तो डर गई, मैंने बोला कि क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है इधर. तो बोलते नहीं मैडम, आपको दुआ देने के लिए आए लोग. सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ स्मॉल एक्ट. फॉर मी ये छोटा सा एक्ट है. मैं दुबई से आके एक सर्जरी करके फ्लाइट में बैठ के मैं आऊँ, और सर्जरी तो रेगुलरली करती हूँ, दुबई में भी करती हूँ, तो वही सर्जरी मैं यहाँ कर लो और चली जाऊँ. मेरे लिए वो छोटी सी चीज़ है, बट जिसके लिए मैं कर रही हूँ ऐसे रिमोट प्लेस में, उसके लिए बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग चीज़ है, जिनकी प्रॉब्लम क्योर हो जाती है कहीं जाए बिना, कोई पैसे खर्च किए बिना. तो दैट इज़ माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द कंट्री. अगर मैं जब तक मेरे हाथ चलेगी तब तक, इफ़ आई कैन डू दिस मोर इन डिफरेंट प्लेसेस, I think God has given me a good opportunity to do this. बहुत ज़्यादा जैसे कि ओपन सर्जरी के बाद में इट्स लाइक अ टाइमलाइन. ओपन सर्जरी आई, उसके बाद में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, उसके बाद में रोबोटिक सर्जरी आई. सो दिस इज वी आर गोइंग अहेड. लाइक आप जैसे कि मैनेजर बन गए, कंपनी के CEO बन गए, सो ऑब्वियसली बेटर इज गोइंग अहेड ओनली. सो रोबोटिक सर्जरी इज द फ्यूचर. सो ऐसे दिन आएंगे जो रोबोटिक सर्जरी विल बी देयर एवरीवेयर, एंड उसके वजह से बिकॉज इट इज बीइंग डन, यू स्टिल नीड अ डॉक्टर टू डू इट. रोबो को मैनिपुलेट करने के लिए डॉक्टर की नॉलेज की तो ज़रूरत है, बट रोबो गिव्स यू बेटर प्रिसिशन ऑफ डूइंग, एंड ऑल्सो AI उसमें और जुड़ जाएगी. तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को, जैसे अभी होता है कि एक सर्जन को ट्रेन होके सर्जरी में एडवांस बनने के लिए 20 बरस लग जाती है. And it is a skill you keep developing to become an expert. रोबो और AI के वजह से ये टाइम पीरियड शॉर्टन हो जाएगी. तो आप
कम से कम समय में उतना लेवल की एक्सपर्टाइज बन जाएगी एक सर्जन में, जिसकी फ़ायदा लोगों को होगी. So in future and also now with the virtual and the robot thing, AI के वजह से आप दूसरे जगह पे बैठे हुए हो सर्जन, he can see your surgery. आपके समझे कि आप फंस गए, जैसे कि डॉक्टर भारद्वाज बोल रहे थे कि फ़ोन करते हैं, फ़ोन के अभी we can transmit the whole surgery to the person who's sitting in the other place and he can tell us you can do that. And there are places where now it is still in the early stages where same robot connected to this patient in a virtually in a different place altogether in the world, that person will be able to operate from their distant operating, वो भी possible है. So you can imagine कि आपके पास अभी अमेरिका में कोई सर्जन बैठा हुआ है, आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है. Same surgeon can operate on you in a corner anywhere in the part of the world. So that is the extent of what is going to happen in future. मैडम ये मान के चले जो कोई भी चीज completely कोई जाता नहीं है. There will be a role for everything, but the role becomes smaller and smaller for open surgery in future. अच्छा, हाँ. बहुत कम जरूरत पड़ती है, आफ्टर 50 लेडीज को जरूरत पड़ती है. हाँ. आज क्या वो कारण है कि 25 के बाद ये दिक्कत शुरू हो जाती है लेडीज में? हाँ, इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द लाइफस्टाइल जो चेंज हो गई है, हमारे डाइट और लाइफस्टाइल. कि हमारा क्या हुआ है कि पहले ज़माने में वी यूज्ड टू, लेडीज़ यूज्ड टू फ्रॉम द चाइल्ड बेयरिंग एज से लेके, जैसे कि शादी हो जाती थी 18 साल में. फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एंडोमेट्रियोसिस करके एक प्रॉब्लम है गायनेकोलॉजी में, जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. वन ऑफ द रीजन्स फॉर दैट इज़ दैट कि लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बर्थ, बिकॉज इंटरप्शन ऑफ जो साइकिल होती है वो हो नहीं रहा है, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग लेस. मैं नहीं बोल रही हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस प्रिवेंट करने के लिए आप जल्दी से शादी कर लो और 5 बच्चे बना लो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो. दैट इज नॉट द थिंग, ओके. बट दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट की अनइंटरप्टेड एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन होती रहती है, उसके वजह से तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल. आप अगर शहर में सुविधाएं बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ने से कार आएगी आपके पास, कार आने से ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ने से आपको डिसएडवांटेज होगी. तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. बट द अदर थिंग्स विच आर प्रिवेंटेबल आर डाइट में नाउ वी हैव नो कंट्रोल ऑन द अडल्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. आप सोचते हो आप वेजिटेरियन खा रहे हो, आपके हल्दी में क्या मिला वो आपको पता नहीं. दिस टू सम एक्सटेंट द गवर्नमेंट हैज टू concentrate on food adulteration, which is very important, because आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है कि कैंसर खाली नॉनवेज खा के, दारू पी के, स्मोक खा के हो रही है. जो वेजिटेरियन खा के सीधा साधा जिंदगी गुजार रहे बेचारे और बोलते हैं कि हमें कैंसर क्यों हो गई, हमने क्या किया. तो ये वाला गवर्नमेंट का काम है कि जिस अडल्ट्रेशन को कम करना. दूसरी चीज़ है कि जो लोग हैं जो प्रोसेस्ड फूड खाए जा रहे हैं, टिन में आ रहा है, पैकेट में आ रहा है, वो खाए जा रहे हैं. रेगुलर जो घर पे जो खाना बना के खा रहे थे, अब बर्गर घर पे बनाने में और मैकडोनल्ड में खाने में फर्क है. अब बर्गर का, ये बर्गर में कोई दोष नहीं है, पिज्जा में कोई दोष नहीं है, आप कहाँ से लेके खा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि वेयर द एडिटिव्स आर गोइंग टू बी एडेड. ये एडिटिव्स हमें समझ में नहीं आता, आज खा रहे. एंड फूड इज द ओनली थिंग विच वी ईट एवरी में, और कोई काम ना करें, खाना रोज खाते हैं. तो इमेजिन कीजिए, खाने अगर आपने थोड़ा सा एवरी डे यू आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग इन योर फूड, असर होनी ही है उसकी. सो अब जितना हो सके उतना वेजिटेरियन डाइट इज स्टिल थॉट टू बी द बेस्ट डाइट. ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ योर डाइट शुड बी वेजिटेरियन, मेजॉरिटी ऑफ योर डाइट शुड बी फ्रेश एंड ग्रीन लीफी. एंड एक्सरसाइज तो आजकल ना, पहले ज़माने में होता था कि आप अपने कुएं से पानी लेके आते थे और कपड़ा धोते थे, तो आपकी वर्कआउट हो जाती थी. बहुत सारा फार्म में काम करते थे, वर्कआउट हो जाती थी आपकी, सो आपके मसल और बोन अच्छे बने रहते थे एंड ओबेसिटी कम था. तो आजकल खाने के लिए आपके पास बहुत सुविधाएं हैं. आपका स्विगी एंड जोमेटो, आप क्लिक करते रहो, आते रहेगा आपको खाना, और इनपुट बढ़ गई है और आउटपुट की कोई ये नहीं है कि एवरी हाउस हैज अ वॉशिंग मशीन. एंड आई एम नॉट सेइंग आप वो यूज़ ना करें, सुविधा के लिए बनी है तो यूज़ कीजिए, बट एक्सरसाइज शुड बी ए पार्ट ऑफ, स्पेशली फॉर वीमेन.
एज यू ग्रो ओल्डर आपका बोन और मसल चली जाती है, तो एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल विच इज नॉट ओनली कीपिंग यू इन गुड हेल्थ, प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ डिजीजेस एज वेल। तो ये 2 चीज़ पे ध्यान देना हर एक औरत की ज़रूरत है। एंड ये कॉमनली सुनाया जाता है कि यार हमारे पास टाइम कहाँ है। टाइम आपके पास आने वाली नहीं है, टाइम तो जाती है, आती नहीं है टाइम, ठीक है। टाइम को आपको पकड़ना पड़ता है कि एंड प्रायोरिटी, हमको खाने के लिए 3 टाइम तो टाइम मिलता ही है। तो इमेजिन कि कोई आपने बोला है कि मुझे खाने को टाइम नहीं मिला करके आपने महीनों गुजारा है, नहीं, एक दिन नहीं टाइम मिलेगा, दूसरा दिन तो आप टाइम ढूंढ लेते हैं खाना खाने के लिए क्योंकि भूख लगी है। सो सिमिलरली टाइम ढूंढना जरूरी है अपने सेहत मेंटेन करने के लिए। एंड इफ यू आर हेल्दी योर फैमिली विल बी हेल्दी, इफ यू आर हेल्दी योर किड्स विल बी हेल्दी, इफ यू गिव ए हेल्दी किड फ्यूचर विल बी हेल्दी। तो वो इम्पोर्टेंट है। मैडम महिलाओं के चेकअप की जो बातें करते हैं, गायनेकोलॉजी के इसके ऊपर बेस्ड 3 चीज़ें चेक करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर खाली 50 के बाद वाले को आते हैं। आजकल वी सी ब्रेस्ट कैंसर इवन इन यंगर पीपल फॉर ऑल द रीजंस दैट आई मेंशन्ड बिफोर। सो रेगुलरली एक ईयरली ब्रेस्ट स्कैन करवाना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाती है, शायद वो छोटे से सर्जरी में निकल जाए या छोटे से दवा में निकल जाए। अब जब भी छोड़ देते हो उसको तो बड़ी सी बड़ी हो जाती है, देन बाद में जानलेवा हो जाती है। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड पेल्विस जो है उसको करने से आपके जो फाइब्रॉइड्स के गांठ होंगे या दूसरे कोई तरह के गांठ होंगे, ओवेरियन कैंसर, ये सब चीज़ें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट हो सकती है। एंड कभी कभी बहुत बढ़ने के पहले मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, हर चीज़ में नहीं, some things medical treatment is still possible। एंड सर्वाइकल स्मीयर करके एक करते हैं हम, जो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए, जो यूकेजी से जगह पे नेशनल हेल्थ सर्विस पे है वो। सो पीपल गेट एवरी 3 ईयरली सर्वाइकल स्मीयर्स। अगर आपने सर्वाइकल स्मीयर रेगुलरली की, नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं, आप 100% सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो। 100% आपने रेगुलरली की, तो अगर एक कैंसर आपको गारंटी आप बच सकते हो तो करना जरूरी हो। छोटी सी चीज़ है टेस्ट करवाना। तो ये सब चीज़ें के अवेयरनेस बहुत कम है। एक है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स महिलाएं अपने रोज के कामकाज में सोचते हैं कि अरे ये ठीक है, थोड़ा थक गई मैं, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा हो गया। वो सोचने से अच्छा रेगुलर आप चेकअप जब करने लगोगे एज विदाउट फीलिंग एनी सिम्टम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। तो आप प्रिवेंटिव मेडिसिन जितना करोगे, ये पहले से हमारे जो आयुर्वेदा वगैरह में, आयुर्वेदा इज नॉट रियली मेडिसिन, इट इज ए लाइफस्टाइल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। सो ये पहले से काफ़ी सारा चीज़ों की इस्तेमाल होती थी, वो समवेयर अलोंग द लाइन इट इज़ लॉस्ट इन द कल्चर। वो अगर हमने वो वाला लाइफस्टाइल फॉलो किया एंड थोड़ा बहुत मॉडर्न मेडिसिन के हमने स्क्रीनिंग वगैरह उसमें लगा दी, नथिंग बेटर देन दैट। मैडम एक आजकल है ना IVF सक्सेस रेट IVF के नॉर्मली जो हम बताते हैं एक साइकिल में, जो एक महीने वाला साइकिल में किसी की भी प्रेगनेंसी रेट सब कुछ नॉर्मल होते हुए अबाउट 15% ही है। तुक्का आप लगाएंगे 15% चांस दैट एनीबडी विल गेट प्रेग्नेंट, एवरीथिंग बीइंग नॉर्मल, दैट इज द नेचर्स थिंग। सो नॉर्मली व्हेन वी टेल पेशेंट्स कि आपके बच्चा नहीं हो रहा है, आप 1 बरस तक वेट कीजिए, आप ट्राई कीजिए 1 बरस तक, क्योंकि वो 15% के क्यूमुलेटिव रेट हो जाता है 100%, कभी ना कभी तुक्का लग जाती है, ठीक है। नाउ IVF का सक्सेस रेट कैन ओनली बी एज गुड एज द नेचुरल रेट। नेचर से बड़ा नहीं कर सकता IVF उसको। सो अगर IVF करेंगे तो सक्सेस रेट इज गोइंग टू बी ओनली 15%। अगर आपको कोई बोल रहे हैं 100%, वो गलत बोल रहे हैं। तो 15% is the maximum IVF success rate you can get. So it ranges anywhere from 13 to 15%. But जिनको होती है उनके लिए either it is 100% और 0। ये साइकिल में आपकी बच्चा हो गई, आपकी 100% है सक्सेस रेट। ये साइकिल में नहीं हुई तो आपकी 0% है। तो ये एवरेज जो बताते हैं हम, अंदाजे से जो बताते हैं, ये इट इज़ फॉर जनरल नॉलेज, इट इज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल केसेस। इंडिविजुअल केसेस में आपको जो होगा वही 100% है, वही 0% है। देयर इज नो सच थिंग एज कि आधा प्रेगनेंसी हो गई। इसमें लड़का लड़की का पहले पता चलता है? लड़का लड़की का पता नहीं लग सकता है। हाँ, अगर वो वाला लेवल तक अभी तक साइंस पहुंची नहीं कि क्यों, जैसे कि हम खाली लड़का ही पैदा करें या लड़की ही पैदा करें।
जैसे कि हाँ, वो IVF करते वक्त जो एम्ब्रियोस को टेस्टिंग हो सकता है, उसमें पता चल सकता है कि ये वाला एम्ब्रियो लड़का है, ये वाला एम्ब्रियो लड़की है, एंड किसी को चाहे तो वही एम्ब्रियो अंदर डाल सकते हैं। वो वाला सुविधा इंडिया में नहीं है कि जेंडर सिलेक्शन। रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि फीमेल फिटिसाइड इज वो करते जाएंगे तो एक प्रैक्टिकल चीज इंडियंस ने सोची नहीं है। अब ठीक है, चलिए आपको लड़की नहीं चाहिए, लड़की के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि लड़के ही पैदा करना है। अब लड़का ही पैदा करते जाओगे, एक दिन आएगा एवोल्यूशन में आपको पैदा करने के लिए कोई औरत नहीं रहेगी। सो वी आर डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स। एक नेचर ने जो बनाई है, एक सेक्स रेशियो जो बनाई है, नेचर ने कुछ तो सोच के बनाई है। वो एवोल्यूशन में दैट इज द सर्वाइवल का एलिमेंट है। आज सर्वाइवल एलिमेंट को आप ऑल्टर करते जाओगे तो कहीं ना कहीं जाके डिजास्टर होगी। प्रलय होता है वो जब होता है कि जब आपने बैलेंस को तोड़ दी नेचर की। सो बैलेंस को तोड़ने वाली बात हो रही है। उससे अच्छा है कि आप कम बच्चे बनाओ, लड़की एक हो जाएगी तो एक ही रखो, लड़की को अच्छा पढ़ाई कराओ, अच्छा ये कराओ। तो एंड ये लड़का लड़की वाला बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि आई कम फ्रॉम ए फैमिली वेयर माय फादर बिलीव्ड दैट लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। एंड इनफैक्ट हम 2 बहनें हैं एंड एक यंगर ब्रदर है, तो वी हैव मोर एडवांटेज इन द हाउस देन माय ब्रदर। कि हमें ऐसा कभी लगा नहीं। मुझे शादी होने के बाद में थोड़ा सा लगा, अरे मैं लड़की हूँ उसके पहले कभी लगा नहीं था मैं लड़की हूँ, क्योंकि ऐसा कोई हमारी इच्छा नहीं है कि जो पूरा नहीं करने दिया। एंड माय फादर ऑलवेज सेड यू डिसाइड टू डू इट, यू कैन डू इट। उसमें आपका जेंडर काम नहीं आएगी, जेंडर से कोई लेना देना है। हाँ, लड़कियां नेचर ने बनाई हुई हैं, थोड़ा बहुत हमें फिजिकली वीक बनाए हुए। सी सर्टन थिंग्स वी हैव टू एक्सेप्ट। नेचर ने हमें जैसे बनाई है, हमें थोड़ा बहुत फिजिकली वीक बनाई हुई है। हम कोई भी मर्द का फिजिकल मुकाबला करना, अनलेस यू बिकम ए बॉडी बिल्डर ऑन एन एवरेज लेवल, इट इज नॉट पॉसिबल फिजिकली। सो आपको वो लिमिटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी है। दूसरी चीज है, हमें मेंटली वीक नहीं बनाई हुई है, बट टॉलरेंट बनाई हुई है। सो इट इज पॉजिटिव इन सर्टन वेज, बट इट इज नेगेटिव इन सर्टन वेज। जब भी आप हर चीज को टॉलरेट करने लगोगे तो सम ऑफ द डिफरेंसेस, इमोशनली हमें थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल बनाई हुई है। नेचर को उसकी जरूरत है, बच्चे पालने के लिए आपको इमोशन की जरूरत है, आप इमोशन के बिना बच्चे नहीं पाल सकते। सो हमारा डिफरेंसेस है मेल और फीमेल में। दोज डिफरेंसेस शुड नॉट कम इन द वे ऑफ व्हाट वी कैन डू इन आवर लाइफ। तो अभी आई हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट वुमन टू हैव क्लाइम्ड 8000 मीटर पीक इन नेपाल। और मुझे देख के तो लगेगा नहीं किसी को इसको 8000 मीटर की पीक क्लाइंब कर सकती है। यहाँ है शक्ति, यहाँ है, यहाँ नहीं है। That is what is important. And हर औरत की भी शक्ति यहाँ है। And if you have heard about women who killed a tiger to save their child, where did that come from? It is all in the mind. तो माइंड सबको एक ही दिया है भगवान ने, शरीर वाला थोड़ी डिफरेंट दिया रहेगा। खाने पीने को नहीं, इम्पोर्टेंट है। बॉडी इमेज कॉन्शियस के लिए आप जब भी डाइट करने लगते हो, देन उसके बहुत नुकसान है आपको। हाँ, आप स्लिम दिखते हो तो आप स्लिम रहते हो तो आपका हेल्थ शायद बेटर है। ओबेस रहते हो, मोटे हो जाते हो, मोटापे का डाउन साइड है। बट उसके बीच में एक है, आप में स्लिम जब भी रहते हो उसमें आपकी कितना मसल है, कितना फैट है, कितना बोन है। आप स्लिम इतना होने लगो कि आपके मसल लॉस हो रहे हैं, आपकी बोन लॉस हो रही है, देन दैट इज द डाउन साइड ऑफ इट। आप ओबेस इतना हो जाओ कि आपकी बॉडी में खाली फैट ही फैट है, वो भी गलत है। So when you're diet conscious, your consciousness should be towards a healthy body, not a slim body. Healthy body has a certain amount of fat, which is very essential, certain amount of muscle, certain amount of bone. ये तीनों जरूरत है। तो उसको हम कोई भी बैलेंस बिगाड़ने को जाएंगे तो वो that diet is not healthy diet. That is called a diet which is equally unhealthy as compared to somebody who is eating fatty diet.